दोस्तों, अल्टरनेटिंग करंट बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, काफ़ी बड़ा भी है और आपको कम से कम इससे 6 से 7 सवाल मिलेंगे आपके टर्म 1 में, जिसमें आपसे 45 सवाल पूछे जाने हैं और टोटल चैप्टर है 8। हालांकि ये चैप्टर नंबर 7 है आपकी एनसीईआरटी की किताब का। आइए शुरू करते हैं सवाल लगाना। एक सेट हम लगा ही चुके हैं 10 क्वेश्चंस का, जिसका हम लिंक डिस्क्रिप्शंस में दे देंगे, नहीं तो एंड स्क्रीन में भी उसको जोड़ देंगे। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के पास, जिसमें कह रहा है डायमेंशन फार्मूला ऑफ इम्पीडेंस दें। अगर आप देखें तो इम्पीडेंस की यूनिट क्या थी? रेजिस्टेंस। यानी कि अगर आप रेजिस्टेंस की डायमेंशन निकाल लेंगे तो वो किसके बराबर होगी? इम्पीडेंस के बराबर। और रेजिस्टेंस होता है वोल्ट अपॉन आई। ओम्स लॉ आप जानते ही हैं, V इक्वल टू आई आर। उससे हमने आर की निकाल ली। आप जानते हैं जो पोटेंशियल होता है वो वर्क डन अपॉन चार्ज होता है। करंट आपके पास है और वर्क डन F इंटू डी होता है। बस आपका काम बन गया। हमने आपको हमेशा याद दिलाया था फर्स्ट ईयर से, फोर्स की याद रखिएगा, मास इंटू एक्सीलरेशन। डिस्टेंस की L हो गई। Q इज इक्वल टू आई टी। आई को इन्होंने ए लिया है, टी की टी हो गई, टाइम हो गया और इस आई ए हो गया। काम बन गया आपका। आपने कहा एम एल कितना हो गया? स्क्वायर हो गया। टी जब -1 यहाँ पहुँचेगा, -2 पहले से है तो 3 हो जाएगा, और ए जब स्क्वायर होके पहुँचेगा तो -2 हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है, देखिए कौन सा ऑप्शन मिल रहा है। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। आइए चलते हैं दूसरे सवाल के पास। देखिए बेटा, ध्यान दिया जाए, क्या कह रहा है? डीसी है, किसमें फ्लो करा रहे? एक रेजिस्टेंस और एक इंडक्टेंस में आप डीसी कर रहे हैं। और इंडक्टेंस का रिएक्टेंस किस पे डिपेंड करता है बेटा? ओमेगा एल, यानी फ्रीक्वेंसी पे। आप जानते हैं ये इसमें फ्रीक्वेंसी नहीं होती है डीसी सोर्स में, तो केवल जो आपका इम्पीडेंस काम करेगा वो रेजिस्टेंस के बराबर करेगा। और रेजिस्टेंस कितना दिया है? 10 ओम का। ध्यान दिया जाए, 3 चीजें होती हैं। पहले तो ऑप्शन देख लीजिए, ये हो गया। 3 चीज होती हैं। क्या होती हैं आपको मैं सिखा दूं जल्दी से, आपके सर ने सिखाई होंगी। रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस और इम्पीडेंस। कुछ आए ना आए, लेकिन आपको मालूम है कि तीनों की जो यूनिट होती है वो ओम ही होती है। यानी कि ये सब रेजिस्टेंस ही हैं। इनकी रेजिस्टेंस की डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म है। प्योर रेजिस्टेंस आर हो गया, जो फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट नहीं है। लेकिन कुछ सर्किट जिसमें केवल आपके पास क्या रहता है? इंडक्टर रहता है या आपके पास कैपेसिटर रहता है, तो उस समय जो रेजिस्टेंस है वो रिएक्टेंस की तरह बिहेव करता है। और आप जानते हैं ये बराबर ओमेगा एल और ये बराबर 1/ओमेगा c, है राइट? और ओमेगा इज इक्वल टू 2πf होता है। इतनी चीज आपको मालूम है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया आपका रेजिस्टेंस, ये हो गया आपका रिएक्टेंस, एम राइट? और इम्पीडेंस क्या होता है? इम्पीडेंस में आपका रेजिस्टेंस प्लस रिएक्टेंस। अब चाहे केवल ये हो या कैपेसिटर भी हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। जब ये कॉम्बिनेशन होता है, एम राइट, तब आपको क्या मिलता है? इम्पीडेंस मिलता है, जिसको आप जेड से शो करते हैं। और ये बराबर होता है आर स्क्वायर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ दिस। क्यों? सर ने डिटेल में बताया होगा, हम तो केवल इस समय आपको सॉल्व करा रहे हैं एग्जाम्पल। थ्योरी के लिए आप हमारे चैनल पे अल्टरनेटिंग वाले प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। तो दोस्तों, 3 चीज क्लियर हो गई, रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस और इम्पीडेंस। तो यहाँ डीसी था तो रिएक्टेंस ओमेगा, फ्रीक्वेंसी होगी नहीं तो ये काम नहीं करेगा, तो प्योरली रेजिस्टेंस ही सर्किट का इम्पीडेंस होगा, इसलिए आपका काम बन गया। क्वेश्चन नंबर 13 सीरीज एसी है। तीनों चीज देखिए दिए हैं। फेज डिफरेंस बताना है। फेज डिफरेंस tan phi इज इक्वल टू क्या होता है? फेज डिफरेंस फाई है और हमने कहा फाई XL माइनस XC की एब्सोल्यूट वैल्यू
सिखाया था ये चीज, इतना अपान इतना। ठीक, पहला सेट देख लीजिएगा, उसमें काफ़ी डिटेल में हमने आपको बताया है एक छोटा सा डायग्राम जिसपे पूरी अल्टरनेटिंग वाला पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है। और आप आर के चलिए इसी बहाने आप देखेंगे। आप इसकी वैल्यू 300 माइनस 200 अपान 100, काम बन गया 100/100 कट के 1 बराबर 45 डिग्री। फेस चाहिए था, लड़के अक्सर कंफ्यूज होते हैं दो चीज में, फेस में और पावर फैक्टर में। तो फिलहाल आपको फेस चाहिए था यानी एंगल फाई चाहिए था, वो आपका 45 आ गया। सीज इतना दिमाग में हमने कीड़ा डाल दिया है कि भैया पावर फैक्टर और फेस में क्या अंतर है, बस इतना ही अंतर है। फेस एंगल फाई होता है और पावर फैक्टर कुछ नहीं होता। इस फाई का आप कॉस फाई ले लीजिए। तो अल्टरनेटिंग करंट में छोटी छोटी बारीकियां हैं, अगर वो आप थ्योरेटिकली नहीं सीखेंगे तो न्यूमेरिकल लगाने में बहुत दिक्कत आएगी। आपको ऐसा लगेगा बड़ा चैप्टर है, बड़ा नहीं है, एक फार्मूला कॉन्साइज कर लीजिए, उसी से सारी चीजें निकल आएंगी। आइए चलते हैं अगले सवाल के पास। इन एसी पावर कंज्यूम, जाहिर सी बात है इसमें भी π/2 का फेज डिफरेंस होता है, इसमें भी π/2, तो पावर फैक्टर क्या हो जाएगा cos फाई यानी cos 90 जीरो हो जाता है। इसमें भी पावर फैक्टर cos 90 जीरो हो जाता है। इसमें आपका सेम फेस में रहती हैं वोल्टेज और करंट, तो cos जीरो जिसकी वजह से मैक्सिमम पावर मिलती है। यानी एसी सर्किट में जो भी पावर कंज्यूम की जाएगी वो रेजिस्टेंस के द्वारा दी जाएगी, क्योंकि इंडक्टेंस कैपेसिटेंस में जो बी और आई के बीच का जो फेस एंगल होता है वो π/2 होता है। और आप अभी अभी बताया पावर फैक्टर cos फाई जो कि जीरो हो जाता है, इसलिए कंजम्पशन जीरो हो जाता है। cos थीटा या cos फाई कर लीजिए। ठीक, LCR सर्किट पावर कंजम्पशन इज 1, यानी पावर फैक्टर cos थीटा 1 है। 1 का मतलब समझ रहे हैं, cos जीरो फाई इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या है, सेम फेस में है, सेम फेस में है, इसका मतलब क्या हो गया, रेजोनेंस। और रेजोनेंस कब होता है, जब आपका रिएक्टेंस बराबर होगा तभी आपका रेजोनेंस होगा, यानी मैक्सिमम आपको करंट मिलेगी। ये कंडीशन रेजोनेंस की है। यहाँ से हमने फाई निकाला जिससे हमें पता चल गया कि इसका मतलब है कि करंट और वोल्टेज सेम में है, ऐसे में रेजोनेंस में होता है। और रेजोनेंस में अगर हम रिएक्टेंस में कुछ दिया है तो रिएक्टेंस इंडक्टेंस कैपेसिटेंस का बराबर होता है। और आप जानते हैं इसका इतना होता है, इसका इतना होता है। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। फिर देखिए रेजोनेंस, रेजोनेंस बहुत अच्छा है। पावर फैक्टर रेजोनेंस में पावर फैक्टर cos फाई 1 होता है, ये ध्यान रखिएगा। पावर फैक्टर जो फाई होता है वो 0 डिग्री का होता है, किसमें, वोल्टेज और करंट के बीच की जो फेज डिफरेंस होता है। लेकिन जो पावर फैक्टर है जिसको आप cos फाई या cos थीटा कहते हैं वो आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 16 का सी इज द करेक्ट ऑप्शन। कंफ्यूजन है फेस एंगल में और पावर फैक्टर में। फेस एंगल फाई है, किस किस के बीच में, वोल्टेज और करंट के बीच का फेस एंगल है, हमारे आपका नहीं है। और जो पावर फैक्टर होता है वो इस एंगल का cos फाई होता है। बहुत बच्चे गलती करते हैं। ये देखिए रेजोनेंस में सवाल बहुत आते हैं, आपको मिलेंगे कम से कम 2। LCR सर्किट इन द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, अभी अभी बताया LCR सर्किट में रेजोनेंस होगा, ये होगा ओमेगा एल बराबर ओमेगा सी होगा, इसलिए ओमेगा स्क्वायर बराबर 1/LC होगा, इसलिए ओमेगा बराबर √LC। क्या पूछा उसने, फ्रीक्वेंसी ओमेगा बराबर 2πf। अब कुछ बाकी रह गया बताने को, यानी डी इज द करेक्ट ऑप्शन। यूनिट ऑफ √LC, दिस इज द यूनिट ऑफ टाइम पीरियड होती है, इसलिए आप बिल्कुल ना परेशान होइएगा। कहीं भी LC मिलेगा कोई कैलकुलेशन ना कीजिएगा, सीधे टाइम पीरियड यानी सेकंड कर दीजिएगा। LC सर्किट का जो टाइम पीरियड होता है
किसी उसमें अगर इंडक्टर और कैपेसिटर लगा है, इसका जो टाइम पीरियड होगा वो अंडर एल सी के बराबर होता है। ये आपका सेकंड होता है। वैल्यू ऑफ इम्पीडेंस सीरीज रेजोनेंट, बहुत सही है। इम्पीडेंस याद करा दे भाई आपको, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी, याद है इम्पीडेंस एलसीआर सर्किट। रेजोनेंस होगा तो क्या होगा, एक्सएल बराबर एक्सी हो जाएगा, तो ये जीरो हो जाएगा, तो जेड बराबर किसका हो जाएगा, आर स्क्वायर, और जेड बराबर आर। थ्योरम पढ़ लेते हैं, जब ऑब्जेक्टिव सवाल होता है तो गलती कराते हैं, यानी इक्वल टू द रेजिस्टेंस। एवरेज वैल्यू ऑफ एसी इन कंप्लीट साइकिल, अरे एवरेज क्या होगा भाई, आपका एसी यूं चलती है, जितना पॉजिटिव चली उतना निगेटिव चली, तो आपकी जो एवरेज वैल्यू आई, यानी टोटल जोड़ो टाइम से भाग करो, जब टोटल जोड़ो जितनी पॉजिटिव उतनी निगेटिव क्या हो गई, जीरो हो गई। तो दोस्तों आपने देखा कि ये 10 सवाल थे, बहुत इंपॉर्टेंट थे, जिनको आपने बहुत अच्छी तरीके से देखा, समझा। थोड़ा सा अगर आपको बेसिक्स मालूम है और उसको आप अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, तो आप कोशिश करेंगे तो आपको आराम से सीख जाएंगे, करने लगेंगे। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट की है, अगर यहाँ तक देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दाब दीजिए, ताकि आपको जब हम अगले सवाल लाएं तो नोटिफिकेशन समय पे मिल जाए और आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए।